गुड आफ्टरनून। अभी हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल में अभी हम मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण देख रहे हैं। और ग्रिप्स टेलर महोदय ने जो इसका वर्गीकरण किया है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रिप्स टेलर महोदय ने एक प्रजातियों से संबंधित एक प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई और इसके पश्चात ये प्रजातियां माइग्रेट होकर के बाहर की तरफ चली गई, यानी स्थानांतरण कर गई। जब किसी नवीन प्रजाति का उद्भव हुआ तो पहले वाली प्रजाति वहाँ से स्थानांतरण कर गई, क्योंकि नवीन प्रजाति ने बल प्रयोग के द्वारा उनको बाहर की ओर खदेड़ दिया। तो वर्तमान में जो सबसे पहले जो प्रजाति उत्पन्न हुई थी वह मध्य एशिया से सर्वाधिक दूर क्षेत्र में पाई जाती है, यानी महाद्वीपों के किनारे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसका कारण ये है कि वो सबसे ज़्यादा दूर माइग्रेट हो गए। जो नवीन प्रजातियां उत्पन्न होती गई उन्होंने पुराने वाली प्रजाति को बाहर की ओर खदेड़ दिया या बाहर की ओर भगा दिया। तो इस प्रकार ग्रिप्स टेलर महोदय कहते हैं कि जो प्रजाति जितनी अधिक पुरानी है वो मध्य एशिया से उतनी ही अधिक दूर होगी और जो नवीन प्रजाति है वो मध्य एशिया में पाई जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने स्तर कटिबंध की अवधारणा भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम भूमि से अवशेष देखें, भूमि के अंदर दबे हुए अवशेष देखें, तो भी सबसे जो प्राचीन प्रजातियां थी उनके अवशेष अधिक गहराई में मिलेंगे और नवीन प्रजातियों के अवशेष ऊपर मिलेंगे। तो यानी ये उन्होंने प्रवास कटिबंध या स्तर कटिबंध सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया था प्रजातियों से संबंधित। अब ग्रिप्स टेलर महोदय ने विश्व की समस्त मानव समुदाय को 7 प्रजातियों में विभाजित किया है। निग्रिटो, नंबर 2 निग्रो, नंबर 3 ऑस्ट्रेलोइड, नंबर 4 भूमध्य सागरीय, नंबर 5 नॉर्डिक, नंबर 6 अल्पाइन और नंबर 7 मंगोलियन। इसमें उन्होंने इनके क्षेत्र और इनकी विशेषताओं के बारे में बताया है। जैसे सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति के बारे में उन्होंने कहा है कि मध्य एशिया में सबसे पहले निग्रिटो की उत्पत्ति हुई और उसके पश्चात जो प्रजाति उत्पन्न हुई उसने उसको बाहर की ओर खदेड़ दिया और निग्रिटो लोगों का स्थानांतरण हो गया और ये वर्तमान में महाद्वीपों के किनारे वाले क्षेत्रों में रहते हैं, यानी जो सर्वाधिक दूर क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। इनकी शारीरिक संरचना के बारे में टेलर महोदय का कहना है कि इनका कद नाटा है और त्वचा काली है, चपटी और चौड़ी नाक है, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ है। इस प्रकार के जो है वो इनके शारीरिक लक्षण होते हैं। बाल छल्लेदार होते हैं, सिर लंबा और पतला होता है। ये शारीरिक विशेषताएं इनमें पाई जाती है। शीर्षस्य सूचकांक इनका 68 से 70 के मध्य पाया जाता है, यानी कुल मिलाकर के इनका सर पतले सिर की श्रेणी में आता है। ये वर्तमान में श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच विश्वतरेखीय क्षेत्र, कांगो बेसिन, कैमरून तथा अंडमान निकोबार द्वीप आदि क्षेत्रों में पहाड़ी एवं सघन वनीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसके पश्चात जो दूसरी प्रजाति थी निग्रो प्रजाति, इसके बारे में टेलर महोदय ने बताया कि निग्रो प्रजाति के लोगों का शीर्षस्य सूचकांक 70 से 72 के मध्य था, यानी उनकी तुलना में इनका सिर थोड़ा कम पतला था और लगभग इनके लक्षण निग्रिटो से मिलते जुलते ही थे। जैसे सिर के बाल लंबे तथा घुघराले थे, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल था या काला था और इनका जो कद है वो छोटा था, नाक चौड़ी थी, चपटी थी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये निग्रिटो प्रजाति के सदृश दिखते हैं और वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में तथा पश्चिमी सूडान एवं गिनी तट पर दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में पापुआ न्यू गिनी में निवास करते हैं। ये टेबल दी हुई है पीडीएफ में, जिसके अंदर ये दिखाया हुआ है विभिन्न प्रजातियों का शीर्षस्य सूचकांक, केशों की आकृति, नासा सूचकांक, त्वचा का रंग, शरीर का कद और निवास क्षेत्र एक टेबल के माध्यम से स्पष्ट किया हुआ है, जो कि पीडीएफ में दी हुई है। इसको देख सकते हैं आप। उसके बाद टेलर महोदय ने बताया कि ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति की उत्पत्ति हुई बाद में। तो इस प्रजाति का कपाल सूचकांक 72 से 74 के मध्य पाया जाता है, यानी इनका सिर पहले वाले की तुलना में थोड़ा कम पतला सिर है। इनके सिर की आकृति लंबी एवं पतली होती है
और शरीर का कद छोटा होता है। नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा, गहरी काले रंग से लेकर के कत्थई एवं भूरा अथवा पीलापन लिए हुए त्वचा का रंग है। और बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराले और जबड़े आगे की ओर निकले हुए। तो इस प्रकार इन प्रजातियों की शारीरिक विशेषताएं हैं। 250 वर्ष पूर्व ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, लेकिन बाद में बाहरी प्रजातियों के प्रवेश के कारण ये केवल मरुस्थलीय तथा अन्य दूर स्थित दुर्गम क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। वर्तमान में ये प्रजाति ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के लोगों का वितरण वर्तमान समय में मध्य तथा दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और मध्य अफ्रीका एवं एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके पश्चात भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी, मेडिटेरेनियन रेस जो है, इसकी उत्पत्ति हुई। इस प्रजाति के लोगों का जो कपाल सूचकांक था वो 74 से 77 के मध्य पाया जाता है। और इनका सिर लंबा और बाल घुंघराले, नाक पतली और अंडाकार और जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ, त्वचा का रंग कांसे के समान और जैतूनी पाया जाता है। शरीर का कद मध्यम आकार का होता है। इस प्रजाति के अधिकतर लोग भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। इनके निवास क्षेत्र यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में है। तो इस प्रकार इस प्रजाति की जो है वो शारीरिक विशेषताएं और उनके निवास क्षेत्र के बारे में टेलर मोदी ने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि नार्डिक प्रजाति की उत्पत्ति हुई और इस प्रजाति के लोगों का शीर्षस्य सूचकांक 78 से 82 के मध्य पाया जाता है। यानी इनका सिर मध्यम है, न बहुत लंबा और न चौड़े की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर के इनका सिर चौड़े सिर की श्रेणी में आता है। इनके सिर की सामान्य आकृति मध्यम लंबाई और चौड़ाई, लहरदार एवं अंडाकार कटान के बाल, नाक गरुड़ के समान लंबी तथा आगे से नुकीली और आगे से चेहरा चपटा हुआ और त्वचा का रंग गोरा भूरा गुलाबी, कद लंबा और शरीर सुगठित पाया जाता है। नार्डिक प्रजाति के लोग मुख्य रूप से यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। कुछ लोग प्रवास करके उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया में भी चले गए। अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रजाति का अभाव पाया जाता है। तो ये नार्डिक प्रजाति का निवास क्षेत्र और इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। इसके पश्चात टेलर महोदय ने बताया कि अल्पाइन प्रजाति की उत्पत्ति हुई। और अल्पाइन प्रजाति जो थी इसका उद्भव में विकास की दृष्टि से 6 नंबर पर विकसित होने तथा उद्भव समय कम होने के कारण इसे नवीन प्रजाति भी मानी जाती है। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 82 से 85 के मध्य पाया जाता है। यानी इनका चौड़ा सिर है, अतः सिर चौड़ा और सीधे बाल, नाक लंबी और पतली, त्वचा का रंग श्वेत और भूरापन लिए हुए, गोरा चेहरा सपाट पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों के निवास क्षेत्र यूरोप महाद्वीप के मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर इस प्रजाति के लोगों को 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक शाखा है पश्चिमी शाखा। इसके अंतर्गत स्विस, स्लाव, आर्मेनियन आदि उप प्रजाति के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। और दूसरी है पूर्वी शाखा, फिन्स, मग्यार आदि उप प्रजातियाँ जिनकी त्वचा का रंग पीत वर्ण के समान होता है, इस वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात है मंगोलियन प्रजाति या मंगोलियन और लेट अल्पाइन। यानी अल्पाइन के बाद में जो प्रजाति उत्पन्न हुई उसको लेट अल्पाइन या मंगोलियन प्रजाति के नाम से जाना जाता है। सभी प्रजातियों के बाद में विकसित होने के कारण इसे नवीनतम प्रजाति माना जाता है। इसका कपाल सूचकांक 85 से 90 के मध्य पाया जाता है। इसके सिर का आकार गोल, बाल सीधे, पतली नाक, सपाट चेहरा, रंग कुछ पीलापन लिए हुए, गोरा, कद मध्यम पाया जाता है। वर्तमान में इस प्रजाति का वितरण एशिया के पूर्वी भाग में चीन, जापान, कोरिया एवं एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। तो इस प्रकार चूँकि ये सबसे नवीन प्रजाति है और टेलर महोदय ने यही कहा था कि जो सबसे नवीन प्रजाति है वो मध्य एशिया में पाई जाती है और जो सबसे पुरातन प्रजाति है वो मध्य एशिया से सर्वाधिक दूर निवास करती है, यानी महाद्वीपों के किनारे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार टेलर महोदय ने अपने वर्गीकरण में विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया और इनके विभिन्न शारीरिक लक्षण और इनके निवास क्षेत्रों के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला। और अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत में उन्होंने प्रजातियों का वितरण और प्रजातियों की उत्पत्ति और फिर उनका माइग्रेशन विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो
मानव प्रजातियों का हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।